जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वाराणसी पर एक बार फिर से जमील हमारे साथ मौजूद हैं और वाराणसी पर इस बार सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये क्षेत्र है और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर रोड शोज और रैलीज के माध्यम से भी कोशिश ये कर रहे थे कि जो पक्ष है उसको और मजबूत किया जाए। जमील हमारे साथ मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर से ही। जमील, चूंकि हम लोग देखते हैं जब 2017 में तो यहाँ की जो 8 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उसमें 6 पर तो सीधे क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 2 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जहां पर हमको दिखता है एक अपना दल और एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जाती है, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर नहीं है। बनारस के अंदर 17 में आपको क्या दिखा और इस बार 22 आते आते वो चीजें क्या बदली हैं ग्राउंड के ऊपर? कुछ परिदृश्य आपको इस बार वहां पर बदला हुआ या मिजाज कुछ बदला हुआ या चैलेंजिंग सिचुएशन आपको वहां पर दिख रही है? अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सा और अपडेट करें जमील। बिल्कुल 2017 में अगर हम चलें तो 17 की जो नतीजे रहे हैं और हम और आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि उस समय मोदी लहर और योगी लहर थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन 2017 के बाद थोड़े से भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे रहे वो थोड़े से बदले। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे को उछाला, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और इस वजह से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने में लगातार काम करती रही। अभी इस बार का थोड़ा सा माहौल जरूर बदला है, क्योंकि कुछ लोग अपने पार्टी के जो विधायक थे उनसे नाराजगी उनकी रही। वो चाहते थे कि पार्टी के प्रत्याशी जो है इस बार के उनको बदला जाए, कोई नया चेहरा है, लेकिन पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताया और फिर से उन्हें मैदान में उतारा। और अब लोग ये चाहते हैं कि अब हम तो मोदी जी को देखकर वोट करेंगे, योगी जी को देखकर वोट करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब हम किसी और को देंगे। तो अपना अपना अलग विचार है, लोगों का अपना अपना मताधिकार है। लेकिन जो 2017 की बात रही, आपने सही कहा कि गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 8 विधानसभा पर यहाँ पर जीत हासिल की थी और इस बार थोड़ा से उनको मुकाबला थोड़ा टफ हो चुका है कि 3 विधानसभा, हम बार बार कह रहे हैं कि जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे करवाया था और उसका रिपोर्ट खुद हाईकमान तक गया था और जिसमें ये कहा गया था कि देखिए हम लोग ये बातचीत तो जारी रखेंगे, लेकिन आपके पीछे मुझे कुछ लोग बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं, जहां पर जरा उनसे भी बातचीत करते चलिए। हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, इन लोगों से भी बात करें जरा। बिल्कुल, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि यह 7वें चरण का चुनाव है और आखिरी फेज बनारस में है। बनारस 8 विधानसभा सीटें, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से आप लोगों से वोट कर रहे हैं और किस तरीके से अपील कर रहे हैं? लोगों में तो काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। इस चुनाव को एक उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और बड़ी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। इसके लिए तमाम शैक्षिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थानों ने भी बहुत जमकर प्रचार किया था कि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लें और तथा अधिक से अधिक 100% मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। गांव-गांव में जुलूस निकाले गए हैं, मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया है शासन स्तर पर भी और हर गांव में भी, इसलिए लोग अच्छी तादाद में निकल रहे हैं अपने घरों से। आप बताइए, वोट देकर आ रहे हैं, क्या मुद्दे रहे आपके, क्या सोचकर आपने? मुद्दा क्या, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है, सब जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा सरकार चल रहा है और 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेगा। देखिए, एक मतदान करके आए हैं, उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। आप बताइए, आप यंग हैं, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग किए, क्या दिमाग में चल रहा था जब आप वोट देने के लिए पहुंचे? दिमाग में यही था कि जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा और विकास आगे बढ़े और शिक्षा की तरफ थोड़ा अग्रसर हो सरकार हमारी, और महिलाओं पर थोड़ा सा जो कुछ गलतियां हो रही हैं उसे सुधार करे और कानून व्यवस्था टाइट हो और हमारे शिक्षा में सुधार हो। और चलिए जमील, इस बातचीत को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इस समय गाजीपुर का रुख करूंगा। आलोक भी मेरे साथ गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। आलोक, अपडेट करें फटाफट से, इस समय आपके पास क्या जानकारी है, मतदान को लेकर लोगों में क्या उत्साह, और थोड़ा गाजीपुर का भी समीकरण समझाएं क्योंकि गाजीपुर पर भी निगाहें हैं लोगों की। देखिए, गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है और 7 विधानसभा सीट में 4 हार्ड सीट मानी जा रही है गाजीपुर में, क्योंकि सदर विधानसभा से डॉक्टर संगीता बलवंत राज्य मंत्री वो चुनावी मैदान में। दूसरा अगर हम बात करें जोहराबाद की, जोहराबाद में और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी हैं और उनके साथ प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री शादा फातिमा बसपा से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो एक समीकरण ये भी है और दूसरा ये है कि अंसारी परिवार के शोएब अंसारी, मन्नू अंसारी चुनावी मैदान में, उनके सामने अलका राय मौजूदा विधायक है।
अगर हम बात करें जमानिया की, तो जमानिया में वहाँ पे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह है और मौजूदा विधायक बीजेपी से सुनीता सिंह भी चुनावी मैदान में है और बीएसपी के कैंडिडेट जो है परवेज खान। तो वहां भी त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है और गाजीपुर सदर की सीट भी त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। और साथ ही जो जहुराबाद सीट है, जो ओम प्रकाश राजभर जहां से बता रहे हैं कि हाथ सीट मानी जा रही है, तो वहां पे भी त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। कुल मिला के ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किसका वो नहीं, लेकिन आलोक थोड़ा सा जहुराबाद को समझाएं, क्योंकि जहुराबाद में निगाहें सबकी इसलिए भी हैं क्योंकि पूरा जो समीकरण है हमको दिख रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का 17 में पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना, और जहुराबाद से वो खुद हैं। आपको ये लग रहा है कि इस बार बड़ा दिलचस्प इसलिए लग रहा है वहां पर कि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जहुराबाद में दरअसल होता क्या है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ सोच समझ के इन लोगों के साथ गठबंधन किया हुआ है, और अगर ये दावे विपक्ष कर रहा है कि इस बार वो पूरी तरह से सत्ता में वापसी करने वाले हैं, तो जहुराबाद का थोड़ा विश्लेषण करें। ओम प्रकाश राजभर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? अगर 3 कॉर्नर फाइट है वहां पर, तो इसको कैसे आप वहां पर देख पा रहे हैं? जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, थोड़ा इसको अपडेट करें। जी, मैं बता दूं कि पूर्व मंत्री जो सराफ फातिमा है, जो बसपा से प्रत्याशी है वहाँ पे, वहाँ की स्थिति यह है कि वो 2012 में वो विधायक रही, समाजवादी सरकार में वो मंत्री बनी और उस क्षेत्र में यानी कासमाबाद क्षेत्र में वो तहसील लाने की भी उनके दायित्व थे। उस दौरान उन्होंने कासमाबाद को तहसील बनवाया और विकास के नाम पे जो सड़कें उड़के उस दौरान काफी अच्छी थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो उधर की जनता है वो लगातार नाराज है। नाराज इस बात के लिए है कि ये 5 साल तक क्षेत्र में दिखे नहीं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी है, लेकिन समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गठबंधन से अखिलेश यादव से थोड़ा सा मतलब जो समाजवादी वोटर्स हैं वो काफी मतलब उत्साहित भी हैं उनको लेके। खैर उनकी वो नाराजगी दूर करके अखिलेश यादव के साथ जो वहाँ अभी और आलोक बिल्कुल यही देखना होगा जो कि जहुराबाद पर भी सबकी निगाहें लगातार लगी हुई। मैं आपके पास वापस आऊंगा, ग्राउंड पर क्या अपडेट है ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ अब इसका विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। और ग्राउंड पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जमील लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वोटर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वहां पर दरअसल वोट हो रहा है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आता हूं। 7वां चरण है, अंतिम चरण है, निर्णायक भी है। पार्टी भले ही अपने अपने दावे करती हूं कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, हमने बहुमत को क्रॉस कर लिया है, हम तो 300 पार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 7वां चरण है उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और इस बार आपका अपना खुद का आंकलन क्या कुछ कह रहा है? 17 से 22 आते आते क्या आपको लगता है कि बदला है? आपका एक विश्लेषण चाहता हूं आरबी जी। देखिए, हर चरण महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। आखिरी चरण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी इसी चरण में वोटिंग हो रही है। 2017 और 2022 से बहुत आगे निकल चुका है, 2017 बहुत पीछे छूट चुका है। 2017 में जो एक सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी, छोटे छोटे दलों को साथ लेकर मिलाकर एक बम्पर बहुमत हासिल किया था, वही सोशल इंजीनियरिंग में देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने 2022 में की है। हम बात करें तो इधर आरएलडी के साथ गठबंधन, तो जाट वोट बैंक जुड़ा है। राजभर को साथ लेने से राजभर का वोट जुड़ गया और मौर्य को साथ लेने से कुछ मौर्य वोट भी उनके साथ जरूर आएंगे। तो बिल्कुल उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी चली है जिस रास्ते पर 2017 में बीजेपी चली थी। 2022 आते आते न वो राजभर को संभाल के रख पाए, न वो मौर्य को संभाल के रख पाए। और देखिए, जनता जब पूर्ण बहुमत देती है, बम्पर बहुमत देती है, तो उसकी उम्मीदें भी होती हैं। वो चाहती है कि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, जो मूलभूत आवश्यकताएं। विडंबना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी मुद्दे वही हैं। अब जब मुद्दों की डिलीवरी नहीं हो पाती है तो फिर हम जाति पर, धर्म पर, इन सब पर वोट मांगना शुरू कर देते हैं। अगर विकास किया है, मान लीजिए 2012 तक या 2017 तक, 2012 से, तो वो विकास चला कहां जाता है? कोरोना काल में हमने देखा है। ठीक है उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, मैं उधर भी रुक करता हूं क्योंकि वर्षा लगातार हमारे साथ मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी है?
जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार शुरू हो चुकी है और सोनभद्र में 4 विधानसभाओं में मतदान जारी है। सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा से जुड़ता है। सभी राज्यों की सीमा पर कड़ी चौकसी देखने को मिल रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। दुद्धी रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में 4 बजे तक मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सोनभद्र से, जहां पर 4 विधानसभाओं में मतदान की प्रक्रिया वो लगातार जारी है। सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा से जुड़ता है। सभी राज्यों की सीमा पर चलिए, कड़ी तो ये मतदान शुरू हो चुका है और मतदान से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जमील का रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ जमील बने हुए हैं। जमील, चूंकि 2 इश्यूज हमको बहुत क्लियरली दिखते हैं, थोड़ा उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आसपास लोग मौजूद हैं, पर जरा उनसे भी एक बार बातचीत करते चलें। जहन में क्या है जब वोट करने के लिए निकले, वोट कास्ट कर रहे हैं? जमील, बिल्कुल, हम सीधा बातचीत करते हैं। आप लोगों ने वोट करके बाहर निकले हैं, क्या मुद्दे रहे, क्या जहन में चल रहे थे, सबसे पहले बताइए। विकास का मुद्दा है सर, और विकास जो हो रहा है, जो होगा, उसी के मुद्दे को हम लोग वोट देने आए हैं। विकास का मुद्दा इनके सामने बहुत बड़ा एक मुद्दा है, विकास का मुद्दा। आप बताइए, आप भी वोट देकर आए हैं? बताइए। हाँ सर, विकास का मुद्दा है। आप बताइए, क्या दिमाग? वोट देंगे, वोट दे के। तो क्या सोच समझ कर आपने वोट दिया? जमील, महिला सुरक्षा को लेकर के भी जरा सवाल पूछिएगा महिलाओं से। है तो अपने जगह है, महंगाई बढ़ा, कमाई भी बढ़ा है, कमाई बढ़ा, खाली हम लोग को आ गया पानी का निकाल। ये बताइए, महिला आप हैं और महिला सुरक्षा पहले की सरकार में किस तरीके के अपने आप को आप सोचती थी और अब अपने आप को कहाँ देखती हैं और किस तरीके की सुरक्षा अपने आप को? नहीं तो मतलब कि पहले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। माता जी आइए इधर, आइए आप भी आइए, आइए अम्मा इधर आइए आप। हाँ, महिला सुरक्षा की बात होती है, लगातार सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, क्या लगता है? बढ़िया। क्या सोचकर आपने वोट दिया? हमारे की सुविधा है, सही बात है। चलिए जमील, आप इसी तरह से बातचीत करते रहिएगा और आपके जरिए जनता तक भी ये जो आवाज है ये पहुंचती रहेगी और लोग क्या सोच रहे हैं ये भी दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। मतदान को लेकर के क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, आजमगढ़ में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं में लगातार सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं अपने पीछे की तस्वीरें। यह विद्यालय है कन्या प्राथमिक पाठशाला लोहरा, अतरौली आजमगढ़ का यह विद्यालय है और इसमें सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक मतदान करने को लेकर के सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह ही माइक्रो ऑब्जर्वर भी आकर के यहाँ पूरी जांच कर चुके हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार हम अभी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कुछ मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के बाद वापस लौट रहे हैं। हम उनसे समझते हैं कि आखिर उनके असल मुद्दे क्या हैं, लेकिन उससे पहले आयुष हम बता दें कि इस 10 विधानसभाओं में अब तक जो बड़ा दबदबा देखने को मिला है वो समाजवादी पार्टी का रहा है। आजमगढ़ एक तरफ, जहां आजमगढ़ नाम है, लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी का गढ़ भी अगर कहा जाए तो वह शायद गलत नहीं होगा। दादा वोट डाले आप? हाँ भैया। क्या उम्र है आपकी? आगे आए, आप आगे आइए। क्या उम्र है आपकी? हमारे हाँ, कम से कम 70-80 चलत है। तो तब तो बहुत सारे आपने वोट डाले होंगे, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। हाँ। इस बार असल मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप वोट किए हैं? हाँ, क्या मुद्दा है आपका? जवन में भाई साहब नहीं देगा, हमरे एक बटन दबा चाहिए। अच्छा, एक बटन दबा दिए, लेकिन यहाँ तमाम यहाँ के लोग रोजगार नहीं पाए दादा। हम हमेशा देखे कि आजमगढ़ के लोग बाहर जाते हैं। हाँ, क्या करिए, जब कोई नई सुविधा रही तो जइए कहाँ, मजदूरी करें, फरुआ चलाना। आप कांप रहे हैं, कुछ तबीयत खराब, बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाइए। तो आयुष देखिए, लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। आप वोट डालने आए हुए हैं? वोट डाल चुके हैं आप? अभी नहीं डाले। हाँ। हम ये नहीं पूछेंगे आप वोट किसको देंगे, लेकिन असल मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? चलिए देखा जाएगा अभी फिलहाल। क्या नाम है आपका? पंकज मौर्य। पंकज मौर्य नाम है आपका। और किस मुद्दे पर? ये बड़ी समस्या है, जो कि लोग बोलने को तैयार नहीं होते और क्या बोलते हैं ये भी हमको बड़ा देखना महत्वपूर्ण रहता है। आपके साथ इस चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका आकलन हम लोग समझते रहेंगे।